अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी PAGH के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहले तो मैं अपने मुल्क पे जाने से पहले अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सो देयर इज जस्ट अ रेड बटन एंड यू हैव टू ओनली पुश इट। देखिए, मैंने जहां गुफ्तगू छोड़ी थी पहले उसमें मैंने एक जगह ही कहा था कि मैं पहले तो ये बताऊंगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या था उसमें। मेरा एक अजीब प्रॉब्लम रहा है हमेशा से कि मैं आज के लिए काम नहीं करता और जिसका शदीद तरीन नुकसान पहुंचा मुझे, और इतना पहुंचा कि मैं जिसे बयान भी नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें समझ में आती हैं आपके, मगर आपको कुछ नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं। पता होता है कि ये अनसर्टेन है, मगर आप किए जाते हैं क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वो होता है। मेरा ये यकीन रहा है कि जो मैंने अमेरिका से लर्न किया है कि आज रोटी खाने के लिए काम किया जाता है और जो कल के मंसूबे होते हैं परसों के, वो मुस्तकबिल के होते हैं, वो नस्लों के लिए होते हैं, वो अपने ताकत के लिए होते हैं कहना चाहिए, और अपने आप को नुमाया करने के लिए होते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो। तो मैं ये समझता रहा कि अगर ये कम्युनिटी मुनज़्ज़म होगी, मुत्तहद होगी, तो इसके दो बड़े फायदे होंगे। एक तो इस कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर कारोबार लाए जा सकते हैं अपनी नस्लों को। देखिए, एक बात तो तय है कि बड़ी तहजीब छोटी तहजीब को खा जाती है, ये पूरी तारीख है कि बड़ी तहजीब किनकी होती है? जिनकी इकॉनमी बड़ी होती है, उन्हीं का मजहब बड़ा होता है, उन्हीं की तहजीब बड़ी होती है, उन्हीं का कल्चर, सब कुछ उन्हीं का बड़ा होता है। उठा के देखने में इस बहस में नहीं जाना चाहता। तो जब इकॉनमी बड़ी होगी तो हमारे घर में देखिए, इस तहजीब में हम पाकिस्तान में जीन पहनते हैं, वहाँ अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ अमेरिका को यूरोप को फॉलो करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है जो अहमक यहाँ आकर अपने बच्चों को और अपने आप को समझते हैं कि हम अपने पूरे कल्चर को बचा लेंगे। और मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता, मगर मेरा ज़हन ये कहता है कि अगर आपकी इकॉनमी मजबूत हो और आप थोड़े सा शऊर रखते हो। मेरे बच्चों को तीनों यहाँ बॉर्न हैं, मगर बेहतरीन उर्दू बोलते हैं, बिल्कुल मेरी बड़ी साहबजादी और मेरी दोनों साहबजादियाँ तो बल्कि मेरी माँ की तरह मुहावरे भी इस्तेमाल करती हैं जो बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता। तो मैंने उस पर काम किया है। तो बार मेरे ज़हन में था कि इकॉनमी बड़ी की जाए, इंडियंस की इकॉनमी बड़ी है, इंडिया बाजार हो, अपना बाजार हो, और जिधर जाइए वही वो है। हम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। न्यूयॉर्क जैसे जो हमारा कभी हब होता था, अब वहाँ हमारे 2-4 रेस्टोरेंट रह गए, ग्रॉसरी स्टोर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, और कोई हमने बिजनेस बनाने की कोशिश भी नहीं की, हमारी कोई तरबियत भी नहीं थी। तो बहरहाल एक थॉट ये था। दूसरी ये मेरे जहन में है कि ये पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। अगर आप गौर करें, कहते हैं ना कि ये फिलिपीन, चाइनीज, इंडियंस, ये वो है जिन्होंने यहाँ से टेक्नोलॉजी, साइंस से लेकर सियासत सब कुछ मुंतकिल किया। जो चाइना में तब्दीली है जिसमें हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान का, मगर अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वाले चाइनीज ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कि इकॉनमी को खोलने में, पावर ऑफ शेयरिंग जिसे कहते हैं, उसमें इनका बड़ा रोल रहा है। मगर हमारे यहाँ सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ रही। मुझे याद पड़ता है कि अपना के कन्वेंशन में मैंने सप्लीमेंट निकाला था, तो उसमें नवाज शरीफ ने पहली और आखिरी बार जो मुझे याद पड़ता है, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल मेरी फरमाइश पे लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये जो अमेरिकन पाकिस्तानी, वेस्टर्न वर्ल्ड के पाकिस्तानी हैं, ये हमेशा फौज की हिमायत करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, एक तो एक हम 80 की दहाई में 90%, 70%, 80% लोग आए हैं, तो फौजी एतवार में ही पैदा हुए हैं, हम उसी में बड़े हुए और उसी में मुल्क छोड़कर आ गए, तो हमारा एक माइंड सेट वहीं का वहीं रह गया, और हम आज भी वैसे देखते हैं। और फिर हमें इतने बड़े शोर में पैदा हुए हैं कि सियासतदान चोर होता है, बदमाश होता है, करप्ट होता है, मगर ये नहीं बताया जाता कि ये सियासतदान लाते ही वो हैं, ढूंढ के लाते हैं डोले शाह के चूहे, कि ये ज्यादा सोच ना सकें, समझ ना सकें, और चोरी और लालच इनके अंदर तय पहले से ढूंढ के वो भी चेक किया जाए कि है कि नहीं, कि ये अपने काम में माल बनाने में लगे रहें, ताकि ये उनकी फाइलें बनाते रहें, उनको गंदा करते रहें, 10 साल के बाद स्टू हिलाएं। तो बाद में कहते हैं जो सिक्योरिटी स्टेट्स होती है ना, ये अपने बाहर जो लोग होते हैं उनको मैनेज रखते हैं कि ये गैदर ना हो जाए कहीं। अगर ये गैदर होंगे
तो इस्तकबाल नहीं हो सकेगा, इनके साथ बैठ के चंदे नहीं मांगे जा सकेंगे, इनकी मदद नहीं ली जा सकी, क्योंकि ये अपने मुतालबात पेश कर देंगे, ये डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन के हवाले से बात करेंगे, ये जो सफोकेशन है उसको दूर करने की बात करेंगे और दर्जनों मुतालबात ले आएंगे। तो यहाँ एक डिस्पर्स रखने की बाकायदा एक मैनेज किया गया इसको। तो मेरा जहन कहता था कि ये जो ह्यूस्टन है ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये ज्यादा मुतवव्विल इकोनॉमिकली है और इनके पास मैं हाई रेंज गाड़ियां देखता था, सब खुशहाल मुतमईन लोग नजर आते थे। और क्योंकि सस्ता शहर था उस जमाने में, घर यहाँ बहुत सस्ते हुआ करते थे। कोई मुसलमानों का एक तो आपको पता है ना कि इनका एंटरटेनमेंट भी क्या, बस शाम को बैठ के गप्पे मार ली, बिरयानी पे बिरयानी और बारबेक्यू पे बारबेक्यू। जो बारबेक्यू को तो हम वैसे ही बहुत करते ना कि सदियों से गोश्त से दूरी के घर में 2 बोटियां मिलती थी हम सबको, बहुत सौ को 3 मिल जाती होंगी कि कभी बहन की आंख बचा के भी खा लेते थे। तो वो जो बोटी से दूरी थी ये बारबेक्यू पे लगाए रखती है। आप देख रहे हैं सारे जितनी भी अगर छोटी मोटी तंजीमें भी है ना, तो ये घर में जो बारबेक्यू करते ही करते हैं, ये बाहर भी जब तंजीम में बनाने की कोशिश करते हैं, 40 लोगों को जमा करते हैं, तो पार्कों में ये PAG भी बड़ी बारबेक्यू किया करती थी। तो मेरे जहन में था कि अगर ये गैदर होंगे, इज्तिमाइयत आएगी। और जो नजर आ रही थी, तो मैंने आपको बताया ना कि जब सरवर नकवी मरहूम का और मसूद खान साहब का इलेक्शन हुआ तो 10,000 15,000, उस वक्त देखें ह्यूस्टन की आबादी किसी तौर पे भी 40-45 हज़ार से ज़्यादा की नहीं थी। अब तो जो पाकिस्तान कौंसलेट है ह्यूस्टन में वो 1,20,000 पूरी सराउंडिंग में बताता है। उस वक्त 40,000 से मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग नहीं थे, 40-45 होंगे जो वहाँ रहते हैं, उनको ज़्यादा अंदाजा होगा जो मुझे याद पड़ता है। तो 10-15 हज़ार लोगों का आना एक बहुत हैरान कुन वाक़या था। मगर मेरा ये अंदाजा भी गलत निकला और बहुत सारे अंदाजों की तरह कि मैं बता ही रहा था कि यहां से न्यूयॉर्क ले जाना इज्तिमाइयत को, PAGH को दिखाकर, और ह्यूस्टन से डैलस ले जाना या शिकागो ले जाना, वाशिंगटन DC एरिया, मियामी तक, वैंकूवर में या टोरंटो या मॉन्ट्रियल ले जाना कोई इशू नहीं था। तो उस जमाने में सब जगह से अखबार निकलता था, 99% जगहों से, एक आध जगह हो सकता है मिस हो, बाद में आ गया होगा। तो मैं PAG की खबरों में बड़ा जोर रखता था, उसकी इज्तिमाइयत, उसकी एलिगेंसी, उसकी सोफिस्टिकेशन, उस पर पढ़े लिखे लोग, जैसे सजाद बरकी बड़े प्रेजेंटेबल थे और जुबैर बहुत प्रेजेंटेबल थे और सबा फारूक बहुत प्रेजेंटेबल थी, सरवर नकवी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे अगर वो जीते, और या मसूद खान खुद बहुत पढ़े लिखे लोगों में से। तो न्यूयॉर्क वगैरह में इस तरह की क़यादत वहां नहीं थी, ये ईमानदारी की बात है। तो ये मेरा ज़हन में था कि इसको अगर इज्तिमाइयत को ले जाया जाए, तो अगर कम्युनिटी की इकॉनमी बड़ी होगी, कम्युनिटी मुत्तहद होगी, तो मीडिया खुद बड़ा होता चला जाएगा। फ्री का अखबार निकालते थे, वो एक लंबी कहानी। बहरहाल देखिए असल इशू क्या हुआ है कि ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो हमारे लीडरों को जहां थोड़ा सा उभरने लगता है, रोटी खिलाने लग शुरू हो जाती है, बुलाना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो गुलाम कौमें होती है ना, ये कितनी पढ़ी लिखी हो जाए, एक तवील अरसे तक अफसर है इनके यहाँ, अल्लाह का नायब ही होता है, उसके साथ तस्वीर बनवाना, बैठना। आप देखें ना, जिस घर में जाइए जो लीडर होगा दर्जनों तस्वीरें लगी होंगी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने फखर से ना ज़ियाउल के साथ भी तस्वीर अपनी लगाई हुई है, बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी लगाई हुई है, नवाज शरीफ के साथ भी बैठे हुए हैं, और सियासी वर्कर भी है और ये कह रहे हैं कि मैं सियासी वर्कर हूं। अंदाजा लगाएं ज़हनी हालत का। तो ये जो अमेरिकन, पाकिस्तानी या कैनेडियन या यूरोपियन सबको कहिए, ये खास एज में आए, पढ़ लिख के, लोअर मिडिल क्लास की अक्सरियत है हमारी। तो अच्छा, फिर हमारा पॉलिटिकल कल्चर तो था ही नहीं, तो ट्रेनिंग कहाँ से होगी? जितना भी पॉलिटिकल कल्चर है एज ए अमेरिकन सोचिए या वेस्टर्न वर्ल्ड के, कि यहाँ का पॉलिटिकल वर्कर, उसके एक तस्वुर ही अलग है, उसकी ट्रेनिंग ही अलग है, उसका एक थॉट प्रोसेस ही अलग है। वहाँ तो लीडर पैदा होता है डायरेक्ट, नायब सदर, वाइस, मतलब आम वहाँ डेलीगेट का तो कोई तस्वुर भी नहीं है ना, जो यहाँ या वॉलंटियरशिप का, तो ये कुछ भी नहीं है। तो इनकी भी तरबियत नहीं थी बेसिकली। ये जो पढ़े लिखे तो थे, मगर इनको ये पता नहीं था कि करना क्या है। मिसाल के तौर पे PAGH का पूरा टेनोर देख लें, जब मुनज़्ज़िम कहा जा सकता है कि 1988-86 से कहिए टूवर्ड्स 98, क्या किया? एक जमीन खरीद के रखी थी IAGH के बराबर में, जो डॉक्टर दौलत शाह ने 5 एकड़ IAGH को बेची, 5 एकड़ इनको बेची। ये शेपर्ड में जो थी, जो शुगरलैंड के बराबर में, तो उसे बेच के दम लिया।
बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मसरूर खान को IAGH ने भेजा ही इसलिए था कि उनको पार्किंग बनानी थी, तो ये ज़मीन भेज दें, और सबको नजर आता था कि बजाय ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मसरूर खान ने आके क्या किया कि वो ज़मीन को बिकवाया, जबकि आज अगर कम्युनिटी सेंटर वहाँ बनता, हमारी मेजर आबादी ह्यूस्टन में शुगरलैंड में रहती, जो उसके बिल्कुल बराबर में है। फिर आपने वो कहानियां सुनी होंगी कि IAGH को बेचने के बाद खान साहब जो है वहां ले जाना चाहते थे नॉर्थ में, जहां पाकिस्तानियों का उस जमाने में तो बिल्कुल भी वजूद नहीं था जब खान साहब सदर थे, और इसी बुनियाद पर गुलाम बम्बे वाला इनके से अलग हुए। बल्कि बताने वाले तो ये भी कहते हैं कि खान साहब अपनी जमीन चिपकाना चाहते थे, कोई 30 एकड़ जमीन थी इनकी नॉर्थ में, तो उसमें से कुछ 10 एकड़ के करीब देना चाहते थे। और क्यों देना चाहते थे ये एक अलग कहानी है, मैं इसमें बहुत तवील बहस में नहीं पढ़ूंगा। तो अच्छा, फिर दूसरे ये कि हमारे यहाँ मजहबी लोग ही सियासत, वो मजहब में मस्जिद में भी इन्वॉल्व होंगे, मदरसे में भी होंगे, और वो लोकल शहर की पॉलिटिक्स में भी, समाजी कामों में भी वो आएंगे। भाई आप अपने अगर मजहबी जहन के, जैसे खास साहब जमाती जहन के आदमी है ना, काजी हुसैन के वो दावतें खिलाते रहे, ये तालिबान के सरपरस्त आला जो थे काजी हुसैन मरहूम, इनके घर आके हम रहा, मुझे रहने का नहीं पता, मगर दावत का तो मुझे कंफर्म पता है, और सबको पता है मजहबी जहन के आदमी है। देखिए, मजहबी होना कोई बुरी बात नहीं है। ये जो कम्युनिटी सेंटर होता है, ये कम्युनिटी तंजीमें होती हैं कि मिसाल के तौर पर एज ए पाकिस्तानी आप सोचिए, आपके यहाँ तो हिंदू भी हैं, आपके यहाँ तो क्रिश्चियन भी हैं, यहूदी भी हुआ करते थे, कभी वो भगा दिया आपने, तो आपके मुख्तलिफ कौमियतें हैं, और सब लोग जहनी मजहबी जहन के लोग तो नहीं होते ना। अच्छा, फिर दूसरी मैं बात यहाँ रुकता हूँ थोड़ा, कि मैं सजाद बरकी को सपोर्ट या उस ग्रुप को क्यों करता था। ये सारे मोस्ट लिबरल सेकुलर माइंडेड लोग थे। उनको देखें जी, मैं एक बात बता दूं, लिबरल के टोटल एक मानी होते हैं, रवादारी बरतने वाला, बर्दाश्त रखने वाला, तहम्मुल रखने वाला, नज़्म ज़ब्त का कायल, और उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप शिया हैं, सुन्नी हैं, यहूदी हैं, कोई नहीं है। लेन देन, करैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। वादा खिलाफ कितना बड़ा है और नहीं है, इसकी रोशनी में ज़िंदगी को देखें। मज़हब का मामला मेरा और मेरे अल्लाह का है। मैं अपने घर में किस तरह से इबादत करता हूँ, मैं अपने अल्लाह को किस तरह पुकारता हूँ, मेरा ख़ानदान किस जहन का, किस फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता है या किस मज़हब से को फॉलो करता है, ये आपका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप इस पर बिलीव करते हैं कि कब्र का हाल कब्र वाला ही जाने और वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, तो इसका मतलब है कि आप साथ नहीं जा रहे हैं। अगर आपको ये यकीन है कि आप भी मेरे साथ जाएंगे, अब आपको यकीन है कि मुझे आपके साथ जाना है, तो फिर तो मेरे मामलात में मुदाखलत कीजिए या मैं आपके मामलात में मुदाखलत करूं। तो बहरहाल, मगर ये जो हमारे मजहबी लोग हैं ना, ये जहां आएंगे वहां 4 लोग 6 लोग बैठे हैं, 5 इसमें से लिबरल बैठे हैं, वो उनका दिल नहीं चाह रहा नमाज पढ़ने को, ये आके जबरदस्ती शुरू हो जाएंगे कि जी नमाज पढ़ लें। भाई क्यों होगा, आप पढ़े जाइए। अगर मैं नहीं पढ़ता हूं और मेरा बिलीव मुख्तलिफ अगर आपसे है, तो आप मुझे पुश करने वाले कौन है और मैं आपसे कहने वाला कौन हूं। और मैं अगर नहीं पढ़ रहा हूं तो ये मेरे अल्लाह का मामला है, उसकी जजा सजा सब मेरे जिम्मे है ना, आपके तो नहीं है। अच्छा, फिर आप मस्जिद में तो नहीं बैठे ना कि नमाज पढ़ने के लिए आए, आप एक सोशल गैदरिंग में बैठे हुए हैं। तो उनमें से एक आदमी उठेगा, चलें जी हुजूर नमाज पढ़ लें, जाए भाई आप पढ़ लीजिए ना खामोशी से। तो बहरहाल, ये जो माइंड सेट के लोग आए ना कि ये हर जगह को मस्जिद बना देना चाहता हूँ, मतलब आप ह्यूस्टन में देख लें, कुछ 100 मस्जिदें तो इस वक्त होंगी, जो जुम्मे की नमाज में तो लोग जाते हैं। और ह्यूस्टन में तो बल्कि क्रिश्चियंस की तरह जो मेरी मालूमात है, मैंने खुद भी देखा है कि एक ही दिन सब नमाज पढ़ते हैं, सारे ग्रुपों को मैंने देखा मुख्तलिफ नमाज। और यार जुम्मे की नमाज तो जो थे आ जाना यार, बाकी पूरा हफ्ता गायब रहते हैं। सब अपने गिरबानों में जाके देख लें, अपने आप से सवाल पूछ लें कि क्या ये बात गलत है। मैं 3 ग्रुपों के बारे में तो मुझे पता है कि वो जुम्मे को नमाज के बाद जमा होते हैं, कहाँ जमा होते हैं, कैसे जमा होते हैं। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, उर्दू पंजाबियत वो तो मौजूद है पूरी कम्युनिटी में, वो शुरू कैसे हुई। 10 साल से ज्यादा का टिनोर है इनका सजाद बरकी ग्रुप का, जुबैर से लेकर सरवन नकवी के शख्स पर जाकर ये खत्म हुआ है। शहर में एक खास परसेप्शन था कि एक पंजाबी ग्रुप है ये। बताने वाले तो ये भी कहते हैं कि मिड 90s तक
पीएजीएच की मीटिंग में पंजाबी में मीटिंग के दौरान बोली जाती थी, मतलब सारी मीटिंग पंजाबी में होती थी। तो जिस पर एतराज किया गया और कहा गया कि अमेरिका में दो जबानें आप बोल सकते हैं, स्पेनिश अगर आप स्पेनिश हैं या फिर अंग्रेजी बोलेंगे, चाइनीज बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमारी कौमी जबान उर्दू है और या अंग्रेजी बोल लें, आप तय कर लें। तो फिर उर्दू बोलने पे मजबूर हुए, जिसमें काफी लोगों को बार बार थूक हलक से लेके अपने आप को ढीला करना पड़ता था, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे। ये तो हालात थे, तो इसलिए एक रिएक्शन मौजूद था। और फिर हार जाते थे, तैयारी नहीं करते थे। इनको ये नहीं अंदाजा था कि देखें, सजाद बरकी के साथ उर्दू स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा तबका था, उस ग्रुप में कहना चाहिए। और ये बिल्कुल एमकेएम का जो ऑपरेशन का एक माहौल था कराची में, और जो वहां मजालिम हो रहे थे, जो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं कि पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी या कैनेडियन या यूरोपियन, ये एक ही शर्त पे रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं अगर बतौर कम्युनिटी रहें। अगर ये छोटे छोटे सेगमेंट के तौर पे रहेंगे, मुझे बहुत तकलीफ है, यकीन करें, कि हमसे सिंधी अलग रहते हैं, बलोची अलग रहते हैं, पश्तून अलग रहते हैं। वो अपनी तरफ अलग आइडेंटिटी भी रख सकते हैं कि कल्चर है उनका, अगर कोई बुरी बात नहीं है, पंजाबी भी रखें, उर्दू स्पीकिंग भी रखें, मगर कहीं इज्तमाइयत आनी चाहिए। जी, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती थी कि ये इनको डिस्पर्स रखना, उनका बाकायदा काम नहीं है। सॉरी, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कौन सा जनरल आके आपको पाकिस्तानियत पे भाषण देता है हर जगह, मगर कभी ऐसा हुआ कि कौन से जनरल को आपने बुलाया हो कि हुजूर कम्युनिटी में बड़े मसाइल पैदा हो गए, उसके जवाब देने आना है? आपने जमाया, मगर अव्वल तो अब नहीं आया, और अगर आ भी जाए तो आपकी कम्युनिटी में ऐसा दम नहीं है। पीएजीएच में जब पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाता है तो 30 लोग होते हैं, कॉन्सुलेट में जब होता है तो 150 लोग जमा होते हैं। वो लोग जो पीएजीएच नहीं आते, जो उसका हिस्सा भी है, मगर वहां सूट टाई लगा के लाजमी पहुंचते हैं, कि गुलामाना जहनी है ना, जहनीत है। अच्छा, फिर आम आदमी, सबको लीडर भी बनना है कि अगर किसी का पासपोर्ट नहीं बना है, उसको भगा दिया है कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, मगर आफाक फारूकी ने फोन कर दिया, मसूद खान ने कर दिया, सजाद बरकी ने कर दिया, तो वो पासपोर्ट, वो जो गलतियां पहले बताई गई थी वो सब वेब हो गई। मगर तंजीम होगी, वहां के सिस्टम में होगा तो कौन से जनरल जवाब दे हो जाएगा जो दूसरी कम्युनिटीज में है। या बहुत सारे लोग बेचारे वकील किए जाते हैं, पैसे दे देते हैं, वकील उससे तो बड़ा अच्छा एंटरटेन करता है, मगर पैसे लेने के बाद वो फोन भी नहीं उठाता, भगा देता है दफ्तर से, 6-6 घंटे बिठाता है। कोई बड़ी तंजीम होती है, लोग उसके प्लेटफॉर्म से अगर वकील को कहा जाता है कि जनाब ये हम केस भेज रहे हैं, तो उस वकील को भी पता होता है कि किन लोगों ने मेरे पास भेजा है, कैसे बिहेव करना है। तो बहरहाल एक लंबी बहस है। तो वो 10 साल का जो अरसा था, उसमें एक रिएक्शन आ गया था, फिर बार बार हारते रहे। मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको सबा फारूक का वाकया बताया कि सबा फारूक जब उनके फंक्शन में चली गई गुलाम बम्बे आला के, तो सजाद बरकी के तो आना औत कर आ गई। 2 साल सबा फारूक के अजियत नहीं गुजरे, इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। मगर और उन्होंने तैयारी कर ली, जही खान, गुरु मकसूद आलम वगैरह जो भी थे, कि जनाब हम इन 5 सीटों पर तो आ जाएंगे, जो ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेस सेक्रेटरी जनरल है और ज्वाइंट सेक्रेटरी है, और इस तरह की जो 5 सीटें होती हैं उस पर तो हम आ जाएंगे। और नॉमिनेशन भी उन्होंने भर दिया। लाला गुलफराज अगले साल इलेक्शन लड़ना चाहते थे, सबा फारूक तैयार थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और खत्म हो जाएगा उनका। मगर कहते ही हैं कि मोंटी खान उनके पास गया सबा फारूक के और उनसे कहा कि देखें, आप इस्तीफा न दें, मसला पैदा होगा, और अगर आपने इस्तीफा देना है तो इलेक्शन पहले लड़ लें, जीत जाएं, जो आप जीत जाएंगी, उसके बाद जो है ये दूसरे टेनोर की बात हो रही है, तो लाला गुलफराज जो है ना उसको टेक ओवर कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। वो इस पर राजी हो गई। अच्छा, लाला गुलफराज कह चुके थे कि मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं खड़ा हूंगा, और वो कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी में फॉर्म भरे गए। यहाँ एक और दिलचस्प वाक्य अभी सुन लें कि आपने मून खान का नाम सुना होगा। पिछले दिनों उनके भी मैं तस्वीर देख रहा था, IAGH का इलेक्शन लड़ने पहुंचे हुए थे। ये सब मदरसे के लोग हैं जहनी तौर पर 99%। इन्हें कम्युनिटी सेंटर में भी जगह चाहिए, मस्जिद में भी इनकी सदारत मिले तो वो भी ले लेंगे, और अगर इनको मंदिर और मस्जिद की भी दें, मंदिर की भी दें और चर्च की भी दें, बाई गॉड ये वहां भी पहुंच जाएंगे। तो एनीवे, ये भी लीडर बनना चाहते थे,
बाहर खड़े थे कहने वाले बताने वाले बताते हैं कि मोंटी खान ने बुलाया, उन्होंने कहा कि तूने आना PAGH बनना, कहा हाँ आना है। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी का इनका भी भर दिया। जब ये बाहर निकले तो लाला का साथ में गुलफराज का भरा, वो मोंटी खान ने कहते हैं कि सजाद बर्की से बात करके या अपने तौर पे मुझे नहीं पता, वो फॉर्म उनका भी भर दिया, जिसपे लाला बाद में बड़े बरहम भी हुए। तो जब ये बाहर निकले तो जहीर खान ने मून खान से कहा कि लाला गुलफराज कोई फॉर्म जाओ, क्या नाम है, वेल उसका वाइस कौंसल जनरल का नहीं सदर बनना चाहता, वो क्या नाम है इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो ये सब हार जाएंगे, हम ही लोग जीतेंगे। तो मून खान ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी फॉर्म भर दिया उनकी तरफ से। कैन यू बिलीव इट? और जमा करा दिया। मगर जब उनको पता चला कि लाला गुलफराज मुंतखब हो गए हैं और ये वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको मराजी कर लिया गया होगा या मुंतखब हो गया, मुझे इसका नहीं पता, तो बहरहाल इन्होंने अपना वापस लिया वाइस प्रेसिडेंट का, क्योंकि ये लोग तो भर चुके थे सज्जाद बर्की ग्रुप वगैरह, उनका फॉर्म ज्वाइंट सेक्रेटरी का वो फाइनल डेट पे 15 मिनट पहले, मेरे ख्याल में जो नॉमिनेशन फॉर्म की जो आखिरी डेट होती है उससे 15 मिनट पहले फॉर्म भरा गया था। तो ये ना चाहते हुए भी, क्योंकि इनकी तो मुनाफत सामने आ गई थी ना, खुदा ना खास्ता कहना चाहिए कि उनकी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट बन गए, का फॉर्म दे दिया, और इनकी तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी का, तो वो 2 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी तो बर्दाश्त करना पड़ा। मैं यहाँ पर थोड़ा वो भी जिक्र करता चलूँ कि सजाद बर्की और मोंटी खान जमाना हुआ अरसा अलग हो गए। जैसे ताहिर जफर जो शीशा पिलाई हुई दीवार थे मसरूर खान के, वो आज सजाद बर्की के साथ फिरते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा ना, ताहिर जफर तो एक जमाने से उनके साथ थे मसरूर खान के। अच्छा, मसरूर खान माशाल्लाह से उन्होंने किसी के साथ वफा नहीं की, उन्होंने हर फर्द को एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया, पैर रखा, आगे गए। अच्छा, ये मजहबी जहन के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। इनका कमाल ये होता है कि ये आपसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अपनी ईमानदारी दिखा के, ईमान देखे खान साहब ने कोई चोरी खुदा ना खास्ता नहीं की, सज्जाद बर्की किसी ने, मगर उन्होंने सब लोगों ने इस्तेमाल किया। मोंटी खान का आप सुने मजे की बात कि जैसे आजकल जहीर जो है, जहीर खान होराइजन ट्रैवल वाले, वो बैठते हैं, कम्युनिटी को लड़वा दिया इन लोगों ने आपस में। मगर ये आज सज्जाद बर्की और जहीर खान दोस्त हैं, उनके साथ बैठते हैं। ताहिर जावेद जो बदतरीन सज्जाद बर्की के मुखालिफ थे मसरूर खान की वजह से, वो आज उनके घर का हिस्सा है सज्जाद बर्की के। और मसरूर खान, मैं बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता। 12 मून खान जब सरवर नकवी बेचारे हार गए तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी तो बन चुके थे, ये मून खान से मिल गए, उनसे सॉरी मसरूर खान से। अच्छा, उसमें जो लोग 5 लोग जो गए थे उनमें से 3 को इस्तीफा देना पड़ा इनके मोहतरम जनाब मसरूर खान साहब के रवैये की वजह से। रवैया क्या था कि उन्हें ना मीटिंग में बुलाते थे, उन्हें तंग करते थे। फिर यहाँ ये एक अफवाह उड़ा दी गई कि जनाब इन्हें जनरल बॉडी के से इलाज करके और वोटिंग करवा के इनको निकाल दिया जाएगा, जिसमें आमिर पेपरानी मुझे याद पड़ता है और मून खान तो मिल चुके थे। तो फाइनली आमिर पेपरानी कहते हैं आखिर तक जाता रहा और वो इस बात से इत्तफाक नहीं करता था कि हमें अपोजिशन का किरदार छोड़ देना चाहिए और निकल जाना चाहिए। मगर वो भी तंग आके जब कोई और साथ नहीं था तो उसने भी, जब भी पता चला कि जनरल बॉडी का इजलास बुला के निकालना चाहते हैं, तो वो 3 लोग जो है ना वो भी इस्तीफा दे के चले गए, जिस पर उन्होंने बड़ी तालियां बजाई मसरूर खान साहब वगैरह ने। आप जमहूरियत देखें, ये लेकिन वो ना कि जो ना पाकिस्तान में जमहूरियत कभी, क्योंकि स्टूज लोग आते हैं यहाँ पर भी, इनकी कोई तरबियत तो है नहीं, कभी कुछ सीखा होगा तो था नहीं। अब ये कौन से वगैरह भी जो जहां से बनते हैं वो आपको सबको पता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहरहाल खान साहब के बारे में आखिरी बात ये बता दूं कि प्लाट भी बिकवाया, कुछ कर भी नहीं सके, गुलाम बम्बयारा से भी दोस्ती खत्म हुई, PAGH की मेंबरशिप भी नहीं बढ़ा सके, शहर की तकसीम गहरी करने में अहम तरीन किरदार अदा किया। उसकी टोटल वजह यह थी कि असल में उनका इंटरेस्ट IAGH में था या फिर मेन स्ट्रीम में जाना था, तो PAGH से पोर्टफोलियो अपना बड़ा करना था और कुछ नहीं था। तो मैं बता रहा था कि मून खान ख्वाजा खान साहब तो किसी को आगे थोड़ी बढ़ने देते हैं, वो तो ढूंढ के वो लोग लेकर आते हैं जो बस
वही तकरीर करें, वही बोले, और खासा एक वक्त पे अपना काम निकाल के आगे निकल जाए। तो मोहन खान बड़े समझदार आदमी है, ये मुल्तान के लोग हैं, बड़े समझदार हैं। ये जो सराइकी बेल्ट के लोग हैं ना, ये जो सरहदी लोग पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हैं बहुत समझदार होते हैं। उन्हें पता होता है कि इधर वाले को कैसे यूज़ करना है और इधर वाले को भी कैसे यूज़ करना है। 8-10 महीने उनके साथ रह के जब खान साहब ने टाइम नहीं दिया और उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं की, तो ये सजाद बरकी के पास लौट आए। अब ये कहानी इनके करीब के लोगों से पूछिएगा कि वो मोंटी खान जो जमीन में जितना 6 फीट ऊपर कद है ना उनका, 6.25 फीट, 6.5 फीट का कद सजाद बरकी के लिए उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ था कि कोई हिला न सके। मोंटी खान वो आदमी है कि मैंने हमेशा किसी के घर में नहीं देखा किसी ने रोटियां नहीं खिलाई। 20-20 लोग, 30-30 लोग जमा हैं मोंटी खान के छोटे से घर में, खाने भी आ रहे हैं और बच्चे भी लगे हुए हैं उनके, उनकी बेगम भी लगी हुई है, मगर मोंटी खान इस्तेमाल हो रहे थे। वहां पर भी एक कोर ग्रुप था और 12 आखिर में वोट मोहन खान के हक में पड़ा, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि कहीं सजाद बरकी भी अंदर से कौम परस्त है। मेरे पास और भी सबूत है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब जो सबसे दिलचस्प तरीन वाकया है वो सुनने हैं कि ये सियासत कितनी बुरी है, और ये छोटी सी सियासत। जब लाला गुलफराज सदर बन गए ना सब, हाँ वो सुन लें, वहां से शुरू कर। जब वो जीत गए लाला गुलफराज, तो आला फिर सडन, क्योंकि उनसे तो तय हुआ था कि वो चली जाएंगे इस्तीफा देकर, वो मोंटी खान के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और मैं कंटिन्यू करूंगी। उन्होंने कहा वो कैसे, क्योंकि मैं तो हम लोग जो लेकर आए हैं तो इसी शर्त पे आए हैं। लाला गुलफराज तो वरना बहुत नाराज था कि मेरा फॉर्म मेरी बगैर इजाजत के कैसे भरा, कि वरना तो उसने इलेक्शन लड़ा था। उसने कहा जी मुझे, अब्बासी साहब आए थे और उन्होंने कहा कि नहीं तुम इस्तीफा नहीं दो, हम नहीं चाहते कि लाला गुलफराज जो है ना सदर बने, तो मेरी मजबूरी है। तो उसने मोंटी खान ने कहा कि फिर ठीक है, ये जो 5 लोग हम लेकर आए हैं मैं इनसे इस्तीफा दिलवा देता हूँ कल। उस पर वो खातून घबरा, उसने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, मैं तो इसी शर्त पे लेकर आया हूं, मैं लाला से भी बात करके सुबह और ये फारिग कर देते हैं। तो सबा फारूक चली गई इस्तीफा देके। लाला सदर बन गए, जिसका सबसे बड़ा सदमा अब्बासी साहब को था। याद रखिएगा, अब्बासी साहब फर्स्ट कजन है लाला के, एक शहर से, एक खानदान से हैं, और उनके सदमे का, इस बात की कंफर्मेशन का मैं सबूत अभी देता हूं कि सबा फारूक की बात अगर झूठी अगर कोई समझता है तो वो कंफर्म सबा फारूक से कर ले, मोंटी खान जिंदा है उनसे कर ले, और उस पूरे ग्रुप से कर ले। और आखिरी सबूत ये है कि अभी 2 साल पहले शेख अपने हारून शेख साहब की सदारत में ही PAGH का एक जलसा हुआ, जिसमें डॉक्टर असद मजीद जो एम्बेसडर हैं वो आए। तो वहां PAGH की तारीख पर एक वीडियो चलाई गई, जो गजनफर जो हाशमी है चैनल ARY में जो आजकल होते हैं और मशहूर शायर भी हैं, एंकर भी हैं, उनकी तैयार करदा वो वीडियो थी। तो उसमें सबको दिखाया गया, जुबैर को भी, एक अमीरुल हसन सदर हुआ करते थे उन तक को दिखाया गया, ताहिर जफर को भी, सजाद बरकी भी, अब्बासी साहब भी, और सबा फारूक से लेके खान साहब तक सारे, अब और गुलाम बॉम्बे वाला। मगर नहीं था तो लाला गुलफराज नहीं था, जिस पर लाला गुलफराज बहुत अपसेट हुए। बाहर निकल के लोगों ने शेख हारून शेख से पूछा कि भाई लाला भी तो सदर थे। तो उन्होंने कहा वो आप ऐसा करें, गजनफर हाशमी से पूछें, उसने ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की। जब लोगों ने उनसे पूछा तो गजनफर हाशमी ने ये कहा कि मुझे तो हारून शेख ने कहा था कि जो एक्सपर्ट हैं PAGH की हिस्ट्री हैं वो अब्बासी साहब हैं, तो आप उनसे सारी मालूमात ले लें। तो उन्होंने तो लाला के बारे में मुझे नहीं बताया, मैं तो उस जमाने में नहीं था। तो जब लोगों ने अब्बासी साहब से पूछा कि तुसी की कीता है, उन्होंने कहा कि लाला तो कभी सदर रहा ही नहीं। उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, लाला सदर आया सबा फारूक के जाने के बाद। वो तो कायम मुकाम सदर थी, वो सदर नहीं थी। आप अंदाजा लगाएं, उस आदमी ने पूरा टिन्नोर काटा। उसने मतलब ये कह रहे हैं अब्बासी साहब के फोर्ड सदर नहीं थे, कैनेडी के जाने के बाद जॉनसन सदर नहीं थे।
अंदाजा लगाया आप कि एक पूरे टेनोर को खा लिया कि लाला छोटा उनका, लाला कमी, लाला की क्या, लाला तो उनसे पूछ के ऐसे हाथ बांध के आगे बढ़े, कुछ चाहिए हो जो जागीरदारों का। अच्छा फिर माशाल्लाह से इतने ज़हीन है, डॉक्टर है माशाल्लाह से, ऑनलाइन डॉक्टर, कि चाइनीज गए यहाँ से, तो मैंने बताया था ना कि वो टेक्नोलॉजी लेके गए, साइंस लेके गए। अब्बासी साहब 10 साल, आपको बहुत से लोगों को पता होगा, पाकिस्तान चले गए थे। तो अब्बासी साहब जाते हुए पाकिस्तान के लिए मस्जिद का एक जदीद डिजाइन लेकर यहाँ से गए, जो उन्होंने वहां पर जाके बनाई। तो ये तो हमारे अचीवमेंट है। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह कल आपसे दूसरे वीडियो में इसके तसलसल के हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।